नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राखी। मध्य प्रदेश में सनातन को लेकर आज जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रशासक नहीं बल्कि सांस्कृतिक नेतृत्व के प्रतीक के रूप में नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सिंहस्थ 2028 को दुनिया का सबसे भव्य और ऐतिहासिक धार्मिक आयोजन बनाने की तैयारी में जुटे हैं। सिंहस्थ 2028 मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के लिए सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, उनके लिए ये करोड़ों श्रद्धालुओं, लाखों संतों और देश विदेश के पर्यटकों को जोड़ने वाला ऐसा मंच है जो सरकार की प्रशासनिक क्षमता और राजनीतिक छवि दोनों को मजबूत कर सकता है। इसके लिए सीएम ने धार्मिक नगरों में शराबबंदी और सांस्कृतिक पहचान को लेकर कई कड़े फैसले भी लिए हैं। अभी हाल ही में सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत एक शराब माफिया पर कार्रवाई भी की, लेकिन मुख्यमंत्री की इन कोशिशों से मध्य प्रदेश कांग्रेस घबरा गई है और अब वो सनातन पर हमला करने और सीएम को बदनाम करने की साजिश करने लगी है। देखिए ये खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री की लोकप्रियता से बौखलाई कांग्रेस। सनातन द्रोह का कांग्रेस ने फिर पेश किया नमूना। सिंहस्थ 2028 में खलल डालने का रचा दुष्चक्र। क्या शराब माफिया के इशारे पर नाच रहा विपक्ष? जमीन खरीदी को लेकर मुख्यमंत्री पर अनर्गल आरोप। ये कुंभ मेले केवल स्नान और पूजा का अधूरा हमको दर्शन दिखा रहे हैं। इनका सच्चा दर्शन हमारे सनातन धर्म के सभी, चाहे वो सन्यासी परंपरा से आते हैं, चाहे सेव हो चाहे वैष्णव हो, ये सभी आकर के प्रत्येक 12 साल में इन चारों नगरी में भविष्य में सनातन धर्म की दिशा क्या होना चाहिए, आचरण क्या होना चाहिए, देश का स्वरूप क्या होना चाहिए, देश की दिशा के माध्यम से दुनिया को भारत शक्ति संपन्न बनाते बनाते अपने लिए मानवता को स्थापित करने के लिए वो सर्वोच्च मेला, जिसको हमारे यहाँ सिंहस्थ कहते हैं, उसके आयोजन की व्यवस्था हो रही है। मध्य प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में एक और कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई, चिकित्सा जैसे क्षेत्रों में तेजी से विस्तार हो रहा है। देश विदेश से निवेश लाकर मध्य प्रदेश को औद्योगिकीकरण की राह में आगे बढ़ाने की कोशिशें चल रही हैं। तो धर्म और आध्यात्म के क्षेत्र में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। प्रदेश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के गरिमापूर्ण विकास और विस्तार, श्री कृष्ण पाथेय के निर्माण, गौवंश के संरक्षण के साथ सरकार 2028 में उज्जैन में होने जा रहे सिंहस्थ के भव्य आयोजन की तैयारियों में जुटी है। 2028 का सिंहस्थ अद्भुत होने वाला है। आप पहली बार 1967 के बाद 1967 का सिंहस्थ आखिरी हुआ जब क्षिप्रा जी के जल से लोगों ने स्नान किया था, लेकिन इस बार अब हमारे आपने सब आपके आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से पुनः क्षिप्रा के जल से स्नान करेंगे और आचमन भी करेंगे। ऐसे समय में कांग्रेस मुख्यमंत्री पर अनर्गल और आधारहीन आरोप लगाकर जनमानस में भ्रम फैलाने की कोशिश में जुटी है। जिस सिंहस्थ के आयोजन की तैयारियों में मुख्यमंत्री ने दिन रात एक किए हैं, उसी की आड़ लेकर उन पर ये आधारहीन आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि असलियत ये है कि मुख्यमंत्री की कृषि भूमि में कोई बढ़ोतरी नहीं। नवंबर 2023 में कुल कृषि भूमि 17.967 एकड़, जून 2026 में भी कुल कृषि भूमि 17.967 एकड़ चुनावी हलफनामे में पहले से घोषित है संपत्ति। मुख्यमंत्री की पत्नी सीमा यादव की भूमि लगभग यथावत। सीमा यादव के नाम नवंबर 2023 में 12.287 एकड़ जमीन थी। सीमा यादव के नाम जून 2026 में भी 12.292 एकड़ जमीन है। मुख्यमंत्री के परिवार की अधिकांश जमीनें 2008 से 2019 के बीच खरीदी गई। सिद्धि विनायक देवकॉन प्राइवेट लिमिटेड को लेकर भी विपक्ष के आरोप निराधार। कंपनी की स्थापना 2008 में कृषि कार्यों के लिए हुई। डॉक्टर मोहन यादव और सीमा यादव 2017 में निदेशक पद छोड़ चुके थे। मार्च 2026 में डॉक्टर मोहन यादव और सीमा यादव ने सभी शेयर भी त्याग दिए। कंपनी के पास नवंबर 2023 में 68.43 एकड़ जमीन थी। जून 2026 में कंपनी की जमीन घटकर 65.69 एकड़ रह गई। मुख्यमंत्री के पुत्र वैभव यादव ने सांवरखेड़ी में 16.38 एकड़ कृषि भूमि खरीदी। वैभव यादव ने 2019 से मार्च 2023 के बीच जमीन की खरीदी की।
डॉक्टर मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनने से पहले उनके पुत्र के नाम जमीन खरीदी गई। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 लागू होने से पहले मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने जमीनें खरीदी। मुख्यमंत्री की बहू शालिनी यादव ने 2025 में गंगेड़ी गांव में लगभग 10 एकड़ कृषि भूमि खरीदी। शालिनी यादव के नाम की जमीन उज्जैन के मास्टर प्लान क्षेत्र के बाहर खरीदी गई। शालिनी यादव के नाम की जमीन व्यावसायिक या विकसित क्षेत्र में नहीं आती है। मुख्यमंत्री के रिश्तेदार अपनी व्यवसाय स्वतंत्र रूप से संचालित करते हैं। रिश्तेदारों के निजी लेन देन को मुख्यमंत्री से जोड़कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस राजनीतिक हताशा और निराशा में ये आरोप लगा रही है। सामंती मानसिकता वाली कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के सामान्य परिवार से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव को बदनाम कर अपनी अधिनायकवादी सोच का परिचय दे रही है कि जब जब एक पिछड़े वर्ग का मुख्यमंत्री इस प्रदेश को मिला, चाहे उमा भारती हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो या हमारे मोहन यादव हो, उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उनको कमजोर करने का काम कई लोगों के द्वारा किया गया। और जो मास्टर प्लान उज्जैन का लगा उसके बारे में कहा जा रहा है, मास्टर प्लान मई 2023 के अंदर लागू हो चुका था और मास्टर प्लान के बाद में दिसंबर के अंदर मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद का शपथ लिया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर लगाए जा रहे आरोप बेहद हास्यास्पद भी नजर आते हैं। मुख्यमंत्री के परिवार पर उज्जैन के मास्टर प्लान का फायदा उठाने के आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन इस मामले की सच्चाई भी कुछ और ही है। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 पहले से लागू था। उज्जैन मास्टर प्लान 2035 मई 2023 से प्रभावी है। डॉक्टर मोहन यादव 13 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री बने हैं। साफ है, मास्टर प्लान या विकास परियोजनाओं को मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रभावित करने का आरोप भी पूरी तरह निराधार है। ऐसे में सवाल वही है कि क्या कांग्रेस एक बार फिर सनातन द्रोह का परिचय दे रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को अनर्गल आरोपों पर घेरने के लिए उसने महाकाल की नगरी उज्जैन और सिंहस्थ की आड़ ली है। तुम्हारी लड़ाई इस बात की है कि डॉक्टर मोहन यादव उज्जैन में पैदा हुए और उज्जैन में पैदा होने के कारण बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन है, अवंतिका की नगरी उज्जैन है। अभी जो कुंभ आ रहा है वो डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व वाली तैयारी चल रही है। कुंभ की तैयारियों से तुम्हारे पेट में कष्ट हो रहा है, तुमको कष्ट होने लगा है, क्योंकि तुम नहीं चाहते कि हिंदुओं के धार्मिक क्षेत्र की तैयारी हो। काबिल व्यक्ति, शिक्षित व्यक्ति, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मध्य प्रदेश में जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से नेतृत्व करने का अवसर मिला, 2.5 वर्षों में जिस ताकत के साथ उन्होंने जन कल्याण की योजनाएं, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में और सामूहिक रूप से चारों तरफ विकास का जो एक गति प्रदान करी प्रदेश को, कहीं ना कहीं मुझे लगता है उसे रोकने की कोशिश है। इस रिपोर्ट की टाइमलाइन की बात करें तो कुछ दिन पहले ही सरकार ने एक शराब माफिया पर कार्रवाई की थी। ठीक उसके बाद ही एक समाचार पत्र में ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि सुबह इंडियन एक्सप्रेस में समाचार छपता है और जिन कथित दस्तावेज के आधार पर समाचार बनाया गया, 3 घंटे में वो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के पास पहुंच जाते हैं, जिसके बाद कांग्रेस का गंदा खेल शुरू होता है और स्क्रिप्टेड प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की छवि को धूमिल करने की कोशिश होती है। इसके साथ ही एक सवाल और भी है, जब 2023 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तो उन्होंने अपने एफिडेविट में अपनी पूरी संपत्ति का ब्यौरा दिया था। इस रिपोर्ट में जिस संपत्ति की चर्चा हो रही है वो लंबे समय से सार्वजनिक रिकॉर्ड में दर्ज है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे मुख्यमंत्री के द्वारा जो 2023 में जो नामांकन उन्होंने दाखिल किया था, उस स्थिति में उनके पास 17 एकड़ की जो जमीन थी, जो आज उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री के ऊपर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी द्वारा जो चुनाव के समय में शपथ पत्र दिया गया था, उस शपथ पत्र में मुख्यमंत्री पहले से बनने से पहले जो भूमि ली है उनकी जानकारी दी गई है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कृषि भूमि में कोई वृद्धि नहीं हुई। दूसरा, 2023 में उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की कुल भूमि 17.967 एकड़ थी, तो जून 26 में भी 17.967 एकड़ ही है, जो पूर्व में चुनाव में जो हम हलफनामा घोषित करते हैं वो हमने सबके सामने दिया है।
ऐसे में उस सार्वजनिक रिकॉर्ड को मिर्च मसाला लगाकर पेश करना सवाल खड़े करता है। इस रिपोर्ट की टाइमिंग साफ बताती है कि किसी खास एजेंडे के तहत मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। इन सब से एक बात तो साफ होती है कि डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में सिंहस्थ की तैयारियां जोरों पर हैं। इन्हीं ऐतिहासिक तैयारियों ने कांग्रेस को परेशान कर दिया है। कांग्रेस को लगता है कि भव्य और अद्भुत होने वाला सिंहस्थ अगर कामयाब रहा तो आने वाले 2028 के चुनाव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी को सत्ता में आने से रोकना मुश्किल होगा और कांग्रेस दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएगी। रिपोर्ट की टाइमिंग देखकर विपक्ष पर एक आरोप और लग रहा है कि वो शराब माफिया के इशारे पर नाच रहा है, क्योंकि ये आरोप उस समय सामने आए हैं जब मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद शराब माफिया पर शिकंजा कसा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो खुलासा या साजिश एक सवाल भी है और सबसे बड़ी बात कि आप आरोप किस तरीके से किस एक शख्सियत पर लगा रहे हैं। देखिए, जो कुछ भी बात है, मुझे लगता है जितनी भी प्रतिक्रिया आई हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से सारी चीजों को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। और एक सबसे बड़ी बात यह भी है जो मैं शुरू में अभी इस चर्चा में इसलिए कोट करना चाहती हूं क्योंकि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर, उनका गठबंधन किससे है? कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी से रहा। समाजवादी पार्टी के ही जो कर्ता धर्ता है या सपा के सुप्रीमो है अखिलेश यादव, वो खुद बचाव में आके ये कहते हुए नजर आए हैं कि कहीं ना कहीं एक साजिश है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक साजिशन उनके साथ ये सारी चीजें की जा रही हैं। तो ये अपने आप में स्पष्ट हो जाता है कि आपकी गठबंधन का एक दल कह रहा है कि ये साजिश है और आरोप लगाकर उस पर एक पुख्ता प्रमाण भी करता है। तो देखिए, कुल मिलाके जितनी भी बातें सामने आई हैं, सवाल तो खड़े हो रहे हैं और होंगे कि आखिर इस तरीके का आरोप आप लगा के किसी छवि को धूमिल करने का जो प्रयास कर रहे हैं ये कहां तक सही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी आज इस चर्चा में जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दें। वरिष्ठ पत्रकार हैं दीप्ति चौरसिया। दीप्ति जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। और वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले भूपेंद्र जी आपसे करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी जी। हाँ भूपेंद्र जी, जैसे ये पूरा मामला सामने आया है, देखिए कोई भी इफ एंड बट और आगे पीछे कोई भी इधर उधर की बात ना करते हुए सीधे सीधे कांग्रेस का जो एक गंभीर एक आरोप है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, कैसे आप इस पूरे मामले को देखते हैं? देखिए, 2023 में मुख्यमंत्री बने हमारे मोहन यादव जी और दिसंबर में उन्होंने शपथ ली और उससे पहले उनका राजनीति भविष्य था। वो विधायक थे, उससे पहले उच्च शिक्षा मंत्री रहे, उससे पहले वहाँ के प्राधिकरण के अध्यक्ष भी रहे, विभिन्न दायित्वों में निर्वाह, उससे पहले विद्यार्थी परिषद के सदस्य भी रहे और उन्होंने विद्यार्थी परिषद में भी काम किया और उसके बाद विभिन्न दायित्वों से निर्वाह किया। आज मुख्यमंत्री के रूप में हैं और जब उनकी मुख्यमंत्री की घोषणा हुई थी, जब सबको ये लगा था कि मुख्यमंत्री कैसे अचानक बन गए, या क्योंकि 2014 के बाद हमने भारत की राजनीति में ये देखा कि हमेशा मोदी जी ने चौंकाने वाले निर्णय लिए हैं। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मुख्य लाइन में लाने की कोशिश की गई है और उसके साथ संगठन पूर्णतः खड़ा रहा और ये उसकी मजबूती के साथ और साथ साथ उसकी मॉनिटरिंग भी करता रहा। लेकिन मैंने 14 के बाद या उससे पहले अटल जी की सरकार भी देखें तो बीजेपी की जो सरकार रही उस समय 6 साल और अभी की 12 साल के देखें तो उनके पारदर्शिता, उनका मुख्य रूप से जो आईना था वो यही था कि हम गवर्नेंस देंगे और साथ साथ राष्ट्रवाद के साथ विकासवाद की राजनीति करेंगे और उसके तहत उन्होंने कड़े कड़े कदम उठाए, जिसमें कह सकते हैं कि 370 जैसे महत्वपूर्ण कदम उन्होंने राम जन्मभूमि मंदिर और साथ साथ मध्य प्रदेश जो उनके लिए महत्वपूर्ण राज्य था वहां पे नेतृत्व परिवर्तन किया और शिवराज जी की जगह इनको लाया गया। जो पिछड़े वर्ग से आते हैं और विभिन्न दायित्वों को निर्वाह करते हुए इंडियन एक्सप्रेस के जो समाचार पत्र में छपा तो निश्चित रूप से खबर जो छपती है वो इन्वेस्टिगेशन के पार्ट के रूप में छपती है, पत्रकार लोग करते हैं। हो सकता है कि उसमें कुछ
इस तरह से इन्वेस्टिगेशन रहा हो जिसमें कुछ संभावनाएं रह गई हो, लेकिन एक प्रमाणिक अखबार है। उसके बाद ये राजनीति तेजी आ गई और कांग्रेस को निश्चित रूप से एक टूल्स मिला और उसने प्रभाव किया। लेकिन जिस तरह से आज उनके संगठन के लोगों ने, चाहे उनके कैबिनेट के मंत्री हों, चाहे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हों, उन्होंने जिस तरह से आंकड़े रखे हैं, उन्होंने कहा कि 2023 के बाद उनकी भूमि नहीं बढ़ी है और उनकी ना पत्नी की है। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण यह है कि अगर उनका परिवार कोई व्यवसाय करता है तो उसमें उनके साथ इंक्लूडिंग नहीं देखा जा सकता, क्योंकि वो एक अलग बॉडी है और उनका स्वायत्त अधिकार है उस निश्चित रूप से करने का। तो ये सब चीजें मायने रखती हैं। लेकिन इसके बाद अब देखते हैं कि राजनीति में जिस तरह से क्योंकि एक कहीं से एक खबर लगती है तो राजनीति तो बढ़ती है। अब उस राजनीति की उन्होंने जिस तरह से अपने आप को संगठन ने बताया है और जिस तरह से आंकड़े रखे हैं, तो प्रामाणिकता अपनी सिद्ध करने की उनको बाकायदा उन्होंने कोशिश की है और निश्चित रूप से वो विकास की गति को पहना रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। मध्य प्रदेश का जो बजट है वो भी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का कर दिया उन्होंने, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथ में जो फ्री बीज योजनाएं, जो लाडली बहना योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, हर वर्ष को एक उत्सव के रूप में मनाना। और अभी सिंहस्थ, जिस तरह से आपके ब्रीफिंग में भी बताया गया कि सिंहस्थ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि भारत एक सनातनी का देश है और सारे सनातनी चाहे वैश्विक रूप से कहीं भी रहते हो कुंभ में आते हैं और कुंभ एक मोक्ष का स्थान माना जाता है। उसकी तैयारी के लिए अलग फंड होता है, वो भी वो सरकार को करना है एक निश्चित अवधि में। तो ये चुनौतियां तो सरकार को रहती हैं और इस तरह से चुनौतियां आती भी रहती हैं। लेकिन सरकार अगर ईमानदार है और निष्पक्ष है तो निश्चित रूप से चुनौतियों के साथ साथ वो इनका समाधान भी देखते हैं। अपने कर्तव्य की भावना से, अपने किए गए कार्यों से जनता के रूप में वो जवाब देती है। और इस तरह से जब हमने देखा है कि उनका मैंडेट जिस तरह से 2024 में चाहे लोकसभा में हो 29 की 29 सीटें स्वीप की हैं उन्होंने, और विधानसभा 2018 का छोड़ दें तो लगातार वो लगभग 22 साल से शासन में है और लंबा अवधि है। और जो कि एक मध्य प्रदेश दोनों कांग्रेस के लिए भी महत्वपूर्ण रहा है और बीजेपी के लिए, दोनों ने अपनी स्थिति में रूप से जिस तरह से बीजेपी ने अपनी इनिंग खेली है और जिस तरह से अपनी प्रभाव डाला है, चाहे वो विकास का रूप में हो, चाहे वो मॉडल के रूप में हो, चाहे लाडली बहना की योजना की शुरुआत की हो और जो कि पूरे भारत में अन्य राज्यों में अपनाई गई। तो ये सारी चीजें कई मॉडल रखे हैं उन्होंने। तो इस मॉडल के रूप में जिस तरह से है तो ये एक ब्रेक आया है। लेकिन उस राजनीति में इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है और जिम्मेदारी के रूप में उनके कैबिनेट के और उनके संगठन के अध्यक्ष ने जिस तरह से जवाब दिया है। अब निश्चित रूप से राजनीति के जनता उसकी निर्णायक होती है और जनता के बीच में दोनों पार्टियों को अपना जवाब देना होगा और पार्टी अपना उस हिसाब से। ठीक है भूपेन जी, मैं जल्दी से वापस आऊंगी। दीप्ति जी भी हमारे साथ कनेक्ट हो गई हैं। दीप्ति जी, मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं आपको सुन पा रही हूँ। हाँ मैम, जिस तरीके से ये पूरा मामला जमीन का एक गंभीर आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगा और कांग्रेस जिस तरीके से चिल्ला कर इस चीज के लिए कह रही है, मुझे लगता है जितने स्पष्ट रूप से अभी बात सामने आई है या प्रमाण के तौर पर जितनी चीजें सामने रखी गई हैं कि कितनी भूमि उनके पास थी या जब उन्होंने नामांकन किया 2023, तब सारी चीजों की रिपोर्ट आज पूरे मंत्रिमंडल से तमाम दिग्गजों ने उन चीजों को रखा है। तो देखिए, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। यदि विपक्ष आरोप लगा रहा है तो आरोप लगाना ठीक है, उसका अधिकार हो सकता है, लेकिन आप किस व्यक्ति पे और किस तरीके का आरोप लगा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। दूसरी चीज ये, किसी की छवि को आप इस तरीके से धूमिल कैसे कर सकते हैं? क्या आपके पास उस हद तक पुख्ता प्रमाण है जिसके आधार पर ये बात कर रहे हैं? कैसे आप इस विषय को देखती हैं? देखिए, इस विषय को मैं ये सोचती हूँ कि विषय विशुद्ध राजनीति के तौर पे देखा जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जब ये एक रिपोर्ट आई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और उसके बाद उस पे लगातार कांग्रेस ने सिर्फ उसी रिपोर्ट का हवाला कांग्रेस देती रही, तो सबसे बड़ी चीज तो ये है कि कांग्रेस का अपना इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं थी कि जिसमें कांग्रेस के दावे से कहे कि ऐसा हुआ। दूसरी बड़ी बात यह है कि जब से ये सामने आया है पूरा घटनाक्रम, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, एक के बाद एक तरह तरह के मीम बना के सोशल मीडिया पे डाल रही है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई ऐसी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस या कहें कि दिल्ली कांग्रेस की तरफ से अभी तक शायद देखने में नहीं आई है, बल्कि आज दिल्ली में बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और मध्य प्रदेश बीजेपी ने भी इस पर अपना पक्ष रखा है कि मुख्यमंत्री ने बताया है
कि कब कौन सी जमीन ली गई थी, और जो भी आरोप लग रहे हैं वो निराधार हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जो है सीएमओ का भी बयान आ चुका है, जिसमें बहुत क्लियर इन चीजों को बताया गया है कि कब कौन सी जमीन ली गई है और इसमें मुख्यमंत्री का कोई लेना देना है या नहीं है। क्योंकि 2023 में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री बने थे और कई सारी जो जमीनें हैं उससे पहले की हैं। और शायद जितना मुझे याद आता है कि एक आध कुछ इंटरव्यू में उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि वो कई तरह के काम करते थे अपने छात्र जीवन से। उनका एक होटल हुआ करता था जिसमें उन्होंने वो बात, वो तो सभी को बताते हैं कि वो खुद उसमें पोहा बनाया करते थे। तो बात ये है कि भाई आजीविका के लिए पहले क्या करते थे। वो मुख्यमंत्री आज हैं और मुख्यमंत्री आज बने हैं। अब चूंकि मुख्यमंत्री हैं तो तरह तरह के आरोप निश्चित ही आएंगे। तो उसमें से जनरली जो राजनीतिक बयानबाजियां होती हैं या संपत्ति मल्टीप्लाई होने के आरोप होते हैं तो ये जनरली आते हैं। अब इसमें सीएमओ का भी अधिकृत बयान आ चुका है और सीएमओ का जो अधिकृत बयान है वो शायद आपके पास भी पहुंच चुका होगा कि 17 एकड़ भूमि जो है घोषित करी गई थी 2023 में चुनावी वर्ष में, और उसके बाद से जो उन्होंने चुनाव में जो घोषित करी थी उसके बाद से बिल्कुल भी बदलाव नहीं हुआ है। ये पूरा स्टेटमेंट आया हुआ है सीएमओ की तरफ से और जिसे कांग्रेस के जो है आरोप के तौर पे ही देखा जा सकता है। और आपको पता होगा कि आज दिल्ली में बीजेपी की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें भी उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सालों में मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके बेटे का ट्रस्ट किस तरह से काम कर रहा है। और अब चूंकि इसमें सीएमओ का, बीजेपी का, सभी का ऑफिशियल बयान आ चुका है तो अब मुझे लगता है कि या तो कांग्रेस कुछ और चीजों को लेके जनता के सामने कांग्रेस को आना चाहिए, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है तो मुख्य विपक्षी दल की तरह जो है वो जिस भी आरोप को लगाए, मुझे लगता है इतना पुख्ता होना चाहिए कि जनता को उन पर भरोसा होना चाहिए कि नहीं जो आरोप लग रहे हैं वो ठीक है। लेकिन अब इस पूरे मामले में चूंकि अचानक सारी चीजें निकली, आरोप लगातार सामने निकले, तो देर रात तक आपने देखा होगा कि बीजेपी का भी स्टेटमेंट आ गया है और अब सीएमओ का भी आ चुका है स्टेटमेंट। बिल्कुल सही बात है मैम, इसीलिए सवाल ही मैंने यहाँ से उठाया था कि जो आरोप आप लगा रहे हैं वो किस शख्सियत पे लगा रहे हैं और उन आरोपों का आधार क्या है, आपके पास क्या प्रमाण है जो आप इस तरह के गंभीर आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर लगा रहे हैं। तो बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छे तरह से आपने भी बहुत चीज़ों को स्पष्ट किया है। भूपेंद्र जी, एक बार फिर एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ एक चीज और हमें देखनी पड़ेगी। देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई कि कांग्रेस के पास कोई प्रमाण नहीं है, यदि है तो वो आगे आए, विपक्ष हैं, उन्हें कोई रोकेगा नहीं। दूसरी चीज ये भी एक बहुत बड़ी है कि हम यदि राजनीति के परिदृश्य से समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब आरोप प्रत्यारोप आ जाता है तो राजनीति ही मानी जाएगी। यहां हमें यह देखना पड़ेगा कि कांग्रेस का गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ हम ठीक है, हम ओवरऑल लेकर चलें, क्योंकि बयान दूसरे जगह से भी दिग्गजों के आए हैं, इसलिए हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बात समझ नहीं आ रही, कांग्रेस कह रही है, इतने गंभीर आरोप लगा रही है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है अखिलेश यादव, वो बचाव करते आए, उनका कहना है कि कोई ना कोई बड़ी साजिश है इसके पीछे। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि क्या ये एक महत्वपूर्ण पहलू है जिसके लिए माना जा सकता है कि एक गंभीर आरोप लगा है। दूसरी चीज ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, उन्होंने भी कहा कि एक पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री पर क्यों इस तरीके का घेराव करने की कोशिश, ये एक अच्छा नजरिया नहीं हो सकता। उन्होंने कई सारे और लोगों का भी जिक्र किया था, लेकिन इस लाइन को बिल्कुल मैं इससे कनेक्ट करूंगी। देखिए राखी जी, अखिलेश जी का 2027 में चुनाव है और जिस तरह से बीजेपी चुनाव लड़ती है और बीजेपी जिस तरह से अपनी विस्तारवाद और जिस तरह से उसका जो आगे जो राजनीति बढ़ रही है उसके परिणाम हमने देखे हैं। अभी देखिए बंगाल के चुनाव के परिणाम देखे और उसके लगभग 25 दिन बाद वो टीएमसी बिल्कुल बिखर गई और खत्म हो गई। आज उसकी स्थिति इस तरह से हो गई। तो सत्ता के विहीन जब कोई राजनीति पार्टी रहती है तो कैसे रह सकती है, ये एक बहुत बड़ा उदाहरण टीएमसी से हमने सीखा है। और देखिए जैसे ही वो पार्टी गए, लोग एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगाने लगे। आज जब से देख रहे हैं, जब से बुरी स्थिति है। और आप चाहे महाराष्ट्र में देख लें तो ये जो स्थिति है, तो 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश राज्य दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीजेपी हो और चाहे सपा हो। और सपा अपने आप में, सपा जो कहेगी वो कांग्रेस को करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे वो है लीडिंग पार्टी है और उसका वोट जो है एक अल्पसंख्यक और जो पिछड़ा वोट, जो पीडीए की बात करते हैं वो,
तो पीडीए को डिफाइंड हर जगह वो अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन वो एक जाति के नेता हैं, यादव जो पिछड़ी जाति का है, और एक जिस तरह से, और वो एक मुस्लिम कंपनी जो अल्पसंख्यक वोट होता है उसका, तो पीडीए का एक फार्मूला बनाते हैं। तो वो उनकी राजनीति के हिसाब से वो खेल रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने अपने राजनीति के मदद तो दिया है, लेकिन वहां पे इंडिया ब्लॉक वहां सुन्न हो जाता है, क्योंकि अपने अपने हित देखना है सबको। तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में टीएमसी ममता जी बिल्कुल अपना हित देखती थी, वो कभी भी कांग्रेस को पसंद नहीं करती थी और कांग्रेस से कहती नहीं थी कांग्रेस हमारा। तो इसी तरह से उत्तर प्रदेश में महत्वपूर्ण, क्योंकि वहां पे जो सनातनी सरकार है हिंदुत्व की हार्डलाइनर पे चल रही है, और साथ में हिंदुत्व को राष्ट्रवाद के साथ साथ विकासवाद से जोड़ा है, और विकास को जब राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जोड़ते हैं तो उसके परिणाम बहुत सकारात्मक आते हैं, क्योंकि सनातन की दूसरी ही बात है समावेशी होना, सबको साथ लेके विकास करना। और वह जो थीम है ना, वो धार्मिक रूप से देखिए, आप वहां का जीडीपी जब 2024 में जब कुंभ हुआ था तो उसका देखिए परिणाम आए थे, 1% जीडीपी का योगदान रहा, वहां विकास हो रहा है, और एक समांतर सरकार चल रही है सब जगह, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वहां पे राज्य की सरकार है, तो ये एक समन्वय बनने की स्थिति बनती है। उसी स्थिति में उन्होंने अपने गोल को बड़ा करने की कोशिश की है, और अच्छा बात भी बोले उन्होंने, क्योंकि अपनी राजनीति को उस हिसाब से उन्होंने निष्पक्ष भाव से बोला है कि जिस हिसाब से उन्होंने कहा कि ये एक पेपर की खबर है, और पेपर की खबर के हिसाब से क्योंकि उनका टारगेट बीजेपी है, तो उन्होंने बीजेपी के पक्ष के ना कह के बीजेपी को टारगेट लाया कि ओबीसी एक मुख्यमंत्री को हटाना चाहते हैं। तो ये एक राजनीति, उन्होंने भी एक राजनीति ओपिनियन दी है, और राजनीति पार्टियां राजनीति ही करना चाहती हैं, और राजनीति करना उनका धर्म भी है, लेकिन अगर वह सुचितापूर्ण राजनीति हो जाए तो उसका परिमाप और परिणाम दोनों बदल सकते हैं। तो सुचिता की अब वो इस तरह से नेता नहीं रह गए और इस तरह से बातें नहीं रह गई, क्योंकि आज सबको ये लग रहा है कि बीजेपी जिस तरह से अपने हिंदुत्व और राष्ट्रवाद और विकासवाद के हिसाब से बढ़ रही है और उसके स्लोगन को आगे बढ़ा रही है, तो उससे उनका क्षेत्र दल खत्म हो रहा है। इसके कारण ये सब चीजें गढ़ी जा रही हैं, और राजनीति के आरोप, क्योंकि हमने देखा है कि 12 साल में प्रधानमंत्री मोदी के किसी भी कार्यकाल में कोई भी आरोप नहीं लगाया जा सका, और उन्होंने ऐसे साहसिक निर्णय लिए हैं, चाहे वैश्विक रूप से हो चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। चाहे आप 370 राम मंदिर के परिणाम देखें, और आप देखिए यूसीसी को लागू करने के लिए भी राज्य सरकारें तैयार हों और केंद्र सरकार। तो ये जो परिणाम है ये तत्कालिक नई पीढ़ी के लिए बहुत ही, और राष्ट्र के लिए काफी उन्नतशाली होंगे। लेकिन आज जो वर्तमान परिस्थिति में जिस तरह से मध्य प्रदेश में जो बात हुई है, तो 2023 के जब उनके कार्यकाल से पूर्व उन्होंने कोई बढ़ोतरी नहीं की, तो ये आरोप ये माना जा सकता है कि राजनीति परिप्रेक्ष्य के रूप में है, और उनका इसका परिणाम उल्टा ही होगा, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश जी ने कहा है, तो बीजेपी वही कहेगी कि आप लोग खुद इंडिया ब्लॉक में हैं, और इंडिया ब्लॉक जिस तरह से, तो इससे आप देखना कि उत्तर प्रदेश में उनकी और बुरी स्थिति होगी, क्योंकि वो कहेंगे कि आप तो एक मत भी नहीं है कि आज चुनाव लड़ रहे हैं साथ में, और फिर कल ये के भी कह रहे हैं। तो पहले ये तैयार कर लें कि आप लोग मत में तैयार हैं कि अपने नहीं है, कि किस तरह से फील्ड में, तो बीजेपी उस चीज की सारी फील्डिंग करती है, क्योंकि बीजेपी का जो मीडिया हो, चाहे वो उनका इलेक्शन कैंपेन हो, चाहे संगठनात्मक रूप से हो, वो अद्भुत है उनका, और वो निश्चित रूप से हर चीज की डिफेंड के लिए आंकड़े लेके तैयार रहते हैं उनके, चाहे पैनलिस्ट, मीडिया पैनलिस्ट हो, चाहे उनके वर्कर्स हो, चाहे बूथ लेवल पे उनकी तैयारी हो। तो ये आज के समय में उनका तोड़ किसी के साथ नहीं है, ये बिल्कुल माना जा सकता है। तो आज उसका फायदा उन्हीं को, इंडिया ब्लॉक को नुकसानदायक होगा। तो लेकिन राजनीति में सुचिता जो कही जाती है, अब वो शाब्दिक रूप से हो गई, कर्मंडे के रूप में नहीं रह गई, आज जो आप कह सकते हैं कि कर्म में नहीं रह गई, आज शाब्दिक रूप हो गया है। तो सुचिता को निश्चित रूप से प्रभाववान बनाना पड़ेगा, उसको आत्मसात करना होगा, क्योंकि राजनीति सत्ता आती और जाती रहती है, लेकिन व्यक्तित्व और व्यक्ति की जो विचारधारा होती है वो स्थायित्व होती है, वही संगठन को आगे बढ़ाती है, और वही क्रियान्वयन करने के लिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं। जी।
राखी बिल्कुल जी। ठीक बात है। इसी चीज़ को थोड़ा सा मैं आगे बढ़ाऊंगी। देखिए, अभी यदि देखें और पिछले कुछ टाइम से देखें, जैसे कि आपने उत्तर प्रदेश का एक जिक्र किया था, सनातन की सरकार और योगी आदित्यनाथ का एक जिक्र किया, और भारतीय जनता पार्टी का ओवरऑल, हमें ये देखना पड़ेगा कि हम मध्य प्रदेश के यदि परिप्रेक्ष्य में सनातन के यदि एक नए चेहरे के रूप में समझने की कोशिश करें, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं। हम नहीं भूल सकते हैं सिंहस्थ को जो होना है, जो तैयारियां हो रही हैं, ये एक अपने आप में बड़ा संकेत देता है कि सनातन को आप किस तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, और इसमें कोई दुराव भी नहीं है। लोग जुड़ते हैं, लोगों की आस्था से जुड़े हुए ये कार्यक्रम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, दीप्ति मैम, क्या ये बिल्कुल हम मान लें कि एक बढ़ती जो लोकप्रियता है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की, सनातन को लेके देख लीजिए, उनके कामों को देख लीजिए, एक बड़ा आयोजन जो सिंहस्थ है, उसकी तैयारियों में जिस तरीके से सरकार लगी है, कुंभ का बड़ा आयोजन करने की जो तैयारियां हैं, कहीं ना कहीं हो सकता है विपक्ष को ये रास नहीं आ रहा, और उनको ये भी लग रहा होगा कि यदि ये लोकप्रियता और ये कार्य यदि सरकार उनके नेतृत्व में यदि ये काम होते रहेंगे, तो शायद आगामी जो इलेक्शन होंगे मध्य प्रदेश में, उनको कौन पूछेगा, कांग्रेस को कौन पूछेगा, और पूरे ही ओवरऑल सिनेरियो में देखिए कांग्रेस की स्थिति क्या है। तो क्या ये भी मान सकते हैं कि आप किसी की लोकप्रियता को कम करने के लिए आप चुनावी मैदान में नहीं, आप उनको हरा पा रहे हैं, तो आप छवि पे जा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस चूंकि मुख्य विपक्षी दल है मध्य प्रदेश में, तो कांग्रेस का तो ये काम है कि किसी भी मुद्दे पे सरकार को घेरना, सरकार की कमियां बताना, चाहे वो सदन की बात हो या वो सदन से बाहर की बात हो, सड़क की बात हो, तो सरकार की कमियां बताना, और खासकर सरकार की कमियां बताने में ये राजनीति का हिस्सा होता है, ये लोकतंत्र की राजनीति का हिस्सा होता है कि जो मुखिया है, मुखिया की भी कमियां बताना, केवल बीजेपी या कांग्रेस की कमियां नहीं बताना कि जो मतलब रूलिंग पार्टी है केवल उसकी नहीं, बल्कि मुखिया की कमियां बताना भी, क्योंकि ये लोकतंत्र है तो लोकतंत्र ऐसे ही चलता है। लेकिन जहां तक आप जो बात कर रही हैं कि चूंकि कुंभ की तैयारियां चल रही हैं, मतलब कि सिंहस्थ की तैयारियां चल रही हैं, और भी बहुत कुछ सांस्कृतिक काम हो रहे हैं, तो निश्चित ही इसमें तो कोई शक नहीं कि इस वक्त लगातार हम ये देखें कि पिछले कुछ समय में महाकाल लोक बनकर तैयार हुआ, महाकाल लोक के बाद जो है अहिल्याबाई होलकर जो है, जिनको मातोश्री कहा जाता है, वहां पर पूरा लोक बनकर तैयार हो रहा है। महेश्वर में काफी सारा एमपीटी की तरफ से जो है प्रोजेक्ट तैयार करे गए हैं, जो वहां की विरासत से तो जुड़ते हैं, जो वहां की रानी अहिल्याबाई होलकर थी उनके साथ साथ, और इसके साथ साथ वो वहां के ओमकारेश्वर मंदिर से भी जुड़ते हैं। महेश्वर चूंकि एक बड़ी धार्मिक जगह है, जिसे पहले कभी महिष्मती कहा जाता था, उससे भी जुड़ते हैं। तो काम तो इसमें कोई शक नहीं कि जो भी काम हो रहे हैं, चाहे वो विकास के काम हो, चाहे वो कह सकते हैं कि धार्मिक पर्यटन जिसे बोला जाता है, या धर्म स्थलों का विकास किया जाए, उसके काम हो, वो काफी बेहतर तरीके से हो रहे हैं। अब जैसे मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर करूं कि पिछले लगभग 25 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे मध्य प्रदेश में पत्रकारिता करते हुए, लेकिन इतने सालों में मैंने कभी ये बात नहीं सुनी कि किसी भी मुखिया ने, किसी भी लीडर ने, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी के हो, ज्यादातर तो बीजेपी की सरकारें ही रही, कि ये देखा हो कि भाई मध्य प्रदेश में महेश्वर नाम की एक जगह है जिसका कितना बड़ा हिस्टोरिक और स्पिरिचुअल इंपॉर्टेंस है, लेकिन इस सरकार ने उसको भी देखा, और जो अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती थी, उस पर सिक्का भी जारी किया गया, और उनके नाम से जो है जो जनरली स्टार्टअप्स होते हैं, तो महिलाओं के लिए स्टार्टअप भी शुरू करे गए। तो पिछले इतने सालों से जितना मुझे याद आता है कि लगभग 27-28 साल राज किया था महारानी अहिल्याबाई होलकर ने, लेकिन उनका नाम इस तरह से कभी भी ना तो उसको हाईलाइट किया गया, ना कोई स्पेशल उसको लेकर कोई स्कीम शुरू करी गई, क्योंकि आज भी वहां महल, घाट, नर्मदा मंदिर सब कुछ वैसा ही है, और वो विरासत भी है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि वो अकेली ऐसी रानी थी जिन्होंने साउथ से लेके नॉर्थ तक शिव मंदिर बनाए थे, जितने मंदिर टूटे थे उनका जीर्णोद्धार कराया था, फिर चाहे वो सोमनाथ का मंदिर रहा हो, चाहे वो काशी विश्वनाथ का रहा हो। तो उन चीजों को याद करना और उस पर भी काम करना, जैसे सिंहस्थ तो जो अपने रूटीन में आता है, तो सिंहस्थ के काम तो लगभग सरकारें करती हैं, लेकिन उसके अलावा वो चेहरे जिनको इतिहास भूल चुका है, या जो इतिहास में कहीं पन्नों में कहीं गुम हो गए हैं, उनको सामने लाना, टंट्या भील की बात करना, और ये जो रघुनाथ शाह, शंकर शाह की बात करना, रानी दुर्गावती की बात करना, तो ये हमारी विरासत भी है, ये हमारी संस्कृति भी है, और ये सारी चीजें धर्म से भी कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, कि जैसे हम महेश्वर की बात करें, तो ये विकास तो निश्चित ही अपने आप में एक माइलस्टोन है मध्य प्रदेश में पिछले दिनों में। बिल्कुल ठीक है मैम। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार राकेश जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मुझे सुन पा रहे हैं?
हाँ जी बोलिए। हाँ। कुमार राकेश जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को जमीन के मामले में जिस तरीके से कांग्रेस घेर रही है या एक आरोप लगा रही है, ये बहुत गंभीर आरोप है, क्योंकि बात उनकी छवि की है। एक ऐसी शख्सियत, किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाना छोटी सी बात नहीं होती। आधार इस बात का बनाया है कि आपने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म से उस रिपोर्ट को देखा और आरोप लगा रहे हैं। कोई प्रमाण कांग्रेस के पास इस बात को लेकर नहीं है, और यदि हो तो वो आगे आए, ये हम भी कहेंगे बिल्कुल कांग्रेस से। सवाल इस बात का है कि इस तरह के आरोप लगाना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए, उनकी लोकप्रियता से क्या कांग्रेस घबरा गई है? दूसरी चीज ये भी है कि पलटवार में बहुत सारे ऐसे आरोप कांग्रेस पर भी लगे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे का भी जिक्र आया। ये सवाल खड़े करता है कि कांग्रेस किस दिशा में जा रही है। राखी जी, आपका एक साथ कई सवाल हैं। अभी मैं दीप्ति जी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था। उन्होंने तो एक ऐतिहासिक बात कर दी, अहिल्याबाई होलकर की बात कर दी। उस व्यक्तित्व की, महान व्यक्तित्व की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। आज तक के इतिहास में किसी दल के लोग हों, उन्होंने जो काम किया मध्य प्रदेश के लिए या उत्तर प्रदेश के लिए या सनातन हिंदुत्व के लिए, वो अतुलनीय है और अनुकरणीय है। रही बात मोहन यादव जी की, मोहन यादव जी की सफाई आई है कि क्या है और क्या नहीं है। और कांग्रेस जो है विचित मुद्रा में है। अभी देखिए कि कांग्रेस के लोगों ने ही मीनाक्षी नटराजन को राज्यसभा सदस्य नहीं बनने दिया। कांग्रेस की इतनी मजबूत स्थिति है प्रदेश में या कहीं भी, नंबर 1। नंबर 2, खड़गे जी की बात है। खड़गे जी एक ऐसे दलित हैं भारत के जो कि शायद सैकड़ों करोड़ में है, हजारों करोड़ में, वो आकलन की बात है। वो सामने कितना डिक्लेयर किया, कितना नहीं डिक्लेयर किया, देखने की बात है। और उसके अलावा हमारे राहुल गांधी जी को देखिए कि कोई काम नहीं करते हैं। 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ का स्टेटमेंट आता है ईयरली, और कहाँ से आता है, क्या आता है, उसका कोई सफाई नहीं है। प्रियंका जी हैं, वो क्या करती है नहीं करती है, लेकिन करोड़ों में आता है। हम लोग श्रमजीवी पत्रकार हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, 24 घंटे में 48 घंटे भी, और हम लोग कितने संघर्ष कर रहे हैं वो सबको पता है, कैसे जी रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो मुद्दा ये है कि आरोप लगाने के पहले कांग्रेस को प्रॉपर डॉक्यूमेंट देना चाहिए, प्रस्तुत करना चाहिए, और ये मीडिया वार नहीं करना चाहिए। उनको कोर्ट में जाना चाहिए। उसके लिए जिला का न्यायालय है, उसके लिए हाई कोर्ट है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, वहां जाके फाइट करना चाहिए। मीडिया वार से उनको कुछ मिलने वाला है नहीं। उसके पहले भी राहुल गांधी कई बार प्रलाप करके कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। तो मुद्दा ये है कि यदि उनके पास सब्सटेंशियल कोई प्रमाण है, प्रूफ है, जैसा कि आप दिखा भी रहे हैं, तो चल रहा है कि उन्होंने इसके पहले सारा उन्होंने डायरेक्टरशिप छोड़ दी, सारा कुछ छोड़ दिया। तो मेरा मानना है कि मोहन यादव जी अपनी बातें कह रहे हैं कि कितने जमीनी है, कितने जमीन नहीं है, इसको मीडिया हाइप देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात है, तीसरी बात है, आप छवि को धोने की कोशिश कर रहे हैं किसी की भी। जैसे राहुल गांधी अलग अलग आरोप मोदी जी पर लगाते रहे 2014 से लेकर आज तक, लेकिन वो कभी घट रहे हैं, कभी बढ़ रहे हैं। पिछली बार यूपी में अखिलेश यादव जी सहयोग से कुछ सीटें बढ़ गई, झूठ बोल के संविधान बदल रहे हैं। तो पहले झूठ बोल के ऐसा नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार पार्टी यदि समझती है तो, लेकिन उनकी गलती नहीं है। जब उनका जो राष्ट्रीय नेता ही इस तरह के बेसिर पैर के आरोप लगा करके मीडिया माइलेज कवरेज करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें कोई क्या कर सकता है। लेकिन हाँ, अभी मुद्दा है, यदि उनको लगता है, जो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश के, बेचारे वो भी जले भुने हैं, कमलनाथ जी की तरह शोषित हैं, दिग्विजय सिंह द्वारा शोषित हैं, सभी द्वारा शोषित हैं बेचारे। दीपक पटवारी जी भले आदमी हैं, तो उसके बावजूद अपना वो कुछ माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें तो खैर कहता है पब्लिक है, सब जानती है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और मेरा मानना है कि उनको कोर्ट में जाना चाहिए। यदि कोर्ट संज्ञान लेता है या उसकी जांच होती है, उसकी जांच की जानी चाहिए, चाहे वो मोहन यादव हो, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो या कमलनाथ हो। कमलनाथ पर तो आज तक कोई जांच ही नहीं हुई है। यदि उनके 30 से 30 साल छोड़ दीजिए 35 साल की जांच की जाए संपत्ति के, तो पता चलेगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्कैंडल हो सकता है प्रॉपरली जांच की जाए तो। बाकी तो भारत में सब कुछ चलता है वाली बात है। चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए तो ऐसी कई कहानियां हैं मेरे पास, और उसके लिए हम कभी भी उसको ये कर सकते हैं। लेकिन मुद्दा क्या है, आज की तारीख में जिसको मौका नहीं मिला वो ईमानदार, जो पकड़ा गया चोर, तो उस परिभाषा में आप किसको परिभाषित करेंगे। तो बहरहाल आपने जो मुद्दा उठाया है बहुत ही
अच्छा मुद्दा है, सही मुद्दा है। और जहां तक आप दिखा रही हैं कि सनातन के फेस मोहन यादव जैसे बड़े बड़े फेस हैं देश में सनातन हमारे हिंदू धर्म के लिए, वो भी एक है उनमें से एक। लेकिन उनको अपनी जो भी चीजें बात कर रहे हैं उनको सामने आना चाहिए, मीडिया के सामने आए भी है, बोला भी है, कहा भी है, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं कि कांग्रेस के जो बेस जो बात है या जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है वो आने वाला समय बताएगा। लेकिन आज की तारीख में जो स्थिति है उसमें दोनों आमने सामने हैं, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन के साथ होना चाहिए, प्रमाण के साथ होना चाहिए, प्रूफ के साथ होना चाहिए और कोर्ट के सामने होना चाहिए। हालांकि कोर्ट में भी कई तरह की चीजें हैं, समझने की बात है, लेकिन उस समय की बातें हैं उसको समझना बहुत ही जरूरी है जहां तक मैं समझता हूँ। बिल्कुल, चलिए, क्योंकि समय की भी सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, एक बात तो साफ हो चुकी है, तमाम मेहमानों को देखिए और जितने भी अब तक तथ्य सामने आए हैं वो ये सब बताते हैं कि जिस तरीके के आरोप कांग्रेस ने लगाए हैं गंभीर आरोप हैं और आपको प्रमाण लेकर सामने आना चाहिए। अन्यथा ऐसी अनर्गल बातें आपको मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए करने की कोई जरूरत नहीं थी। दूसरी चीज एक और स्पष्ट रूप से मैं कह सकती हूं कि यहां जितनी भी बातें निकलकर सामने आई हैं उसके बाद यदि आपके पास प्रमाण नहीं है और आपने किसी मीडिया प्लेटफॉर्म के हवाले से एक गंभीर आरोप आपने उनकी छवि को धूमिल करने के लिए लगाया है, तो आने वाले समय में जो इलेक्शन होंगे उसमें कांग्रेस को फिर मुंह की खानी पड़ सकती है। क्यों? क्योंकि इसका एक कारण यह भी है क्योंकि सिंहस्थ की तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से सनातन का एक चेहरा और लगातार सनातन को लेकर काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उसमें भी यदि आप इस तरह से आरोप लगाकर छवि को धूमिल करने का प्रयास करेंगे तो जनता बहुत समझदार है, इसका आपको आने वाले समय में जवाब जरूर देगी। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।